हेलो, सुप्रभात प्रिय विद्यार्थियों, गुड मॉर्निंग। तो देखिए, हम आपके लिए यहाँ पर जो कल वाले टॉपिक से संबंधित आपका एक अगला वाला जो उसका दूसरा प्रकार है वो हम लेकर यहाँ पर आए हैं, और उसका जो नाम रखा गया है वो है दिष्ट धारा जनित्र। तो इसको समझने से पहले हम कल वाले प्रोग्राम पर जाते हैं थोड़ा सा, ठीक है। तो देखिए, वहाँ पर आपके बनावट के अंदर आपके 4 प्रकार दिए गए थे, इसके 4 भाग थे बेटा, ठीक है। तो आपको चारों भागों को याद रखना है। उसको हम बोलते हैं अल्टरनेटिंग करंट जनरेटर या आपका AC धारा जनित्र, ठीक है। यहाँ हमने काम में लिया है दिष्ट धारा जनित्र या DC जनरेटर या डायरेक्ट करंट जनरेटर, ठीक है। तो इसके बाद में देखो, वहाँ तो हमें यांत्रिक ऊर्जा से जो हमें विद्युत ऊर्जा मिली थी वो कैसी मिली थी, प्रत्यावर्ती धारा जनित्र वाली, या प्रत्यावर्ती हमें धारा प्राप्त हुई थी। लेकिन यहाँ आपके जो DC में जो हमें ऊर्जा प्राप्त होगी, ठीक है, या आपके इसमें जो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदला जाएगा, वो आपकी यहाँ पर विद्युत ऊर्जा, विद्युत धारा कैसी होगी, DC होगी, या कैसी होगी, वो दिष्ट होगी। पहला परिवर्तन। दूसरा परिवर्तन, प्रत्यावर्ती धारा जनित्र में इसमें सर्पी वलय बनावट के अंदर काम में रहते हैं, लेकिन यहाँ पर सर्पी वलय के स्थान पर हम दिक् वलय या कम्यूटेटर काम में लेते हैं, ठीक है। दूसरा अंतर। इसके बाद में तीसरा अंतर क्या है, यहाँ पर परिवर्तन के बाद में DC धारा प्राप्त होती है और वहाँ पर परिवर्तन के बाद में AC धारा प्राप्त होती है, ठीक है। इसके बाद में हम यहाँ पर यदि और चलते हैं तो इसको DC लोड के लिए काम में लिया जाता है और उसको AC लोड के लिए काम में लिया जाता है, ठीक है। जैसे हम यहाँ पर बात करते हैं, जो भी आपके DC प्लेट्स होती हैं या आपकी DC जैसे इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम होते हैं, तो उनके लिए हम अत्यधिक मात्रा में इसका उपयोग करते हैं। तो यहाँ पर हम इसको आगे बढ़ाते हैं। तो सबसे पहला हमें यहाँ पर लिखना है, यह एक ऐसी युक्ति है, यह एक ऐसी युक्ति है जो कि यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। और यहाँ पर आपको धारा कैसी प्राप्त होगी, विद्युत धारा दिष्ट धारा प्राप्त होगी। और यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, विद्युत धारा की दिशा कैसी रहेगी, समय के साथ नियत रहेगी। यहाँ धारा की दिशा समय के साथ अपरिवर्तित, और इसको हम बोलते हैं नियत प्राप्त होती है। और वहाँ हमें कैसी प्राप्त हो रही थी, समय के साथ में परिवर्तित हो रही थी। और इसी कारण हम इसको क्या नाम दिया गया है, दिष्ट धारा जनित्र। और लिखेंगे नीचे, अतः इसी कारण हम इसको दिष्ट धारा जनित्र कहते हैं। अतः इसी कारण इसको DC और ब्रैकेट में लिखेंगे दिष्ट धारा जनित्र कहते हैं। अब हमें बनाना है इसका चित्र।
तो चित्र आप ध्यान से देखिए बेटा, जो हमने यहाँ पर कल वाला चित्र बनाया था उस चित्र को ही हम यहाँ पर काम में लेंगे, लेकिन हमने एक चीज़ को बदलना है और वो क्या है, वहाँ पर तो हमने क्या लिया था, सर्पी वलय लिया था, लेकिन यहाँ पर हम सर्पी वलय के स्थान पर क्या काम में लेंगे, वो हमें देखना है कि हम यहाँ पर सर्पी वलय के स्थान पर एक कम्यूटेटर या दिक् विभक्त वलय काम में लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर आपका इस प्रकार से दो चुंबक लगे होते हैं, ठीक है ना। देखिए यहाँ आपका इस प्रकार से ये दो क्या दिए हुए हैं, चुंबक दिए हुए हैं, देख लीजिए। इनको हम क्या बोलते हैं, क्षेत्र चुंबक। और इसके बीच में इस प्रकार से यहाँ क्या लिया गया है, एक कुंडली लिया गया है। क्या लिया गया है, एक कुंडली लिया गया है। और जो हम इस कुंडली को यहाँ पर किससे जोड़ते हैं, कम्यूटेटर से जोड़ते हैं। ठीक है, इनको हम क्या बोलते हैं, कम्यूटेटर बोलते हैं। ठीक है, तो ये आपका ए बी सी डी, ए को हम इससे जोड़ देते हैं और डी को हम इससे जोड़ देते हैं। इसके बाद में हम यहाँ पर इसमें कम्यूटेटर, और वहाँ हमने क्या काम में लिया था, स्लिप रिंग काम में लिया था, लेकिन यहाँ पर हम क्या काम में लेते हैं, कम्यूटेटर। और इसको हम क्या बोलते हैं, ब्रुश बोलते हैं। इस ब्रुश को हम किससे जोड़ते हैं, लोड से जोड़ते हैं। किससे जोड़ते हैं, लोड से जोड़ते हैं। यहाँ हम लिख देते हैं इसका लोड, और ये है इसका प्लस और ये है इसका माइनस, अर्थात एक इसका धनात्मक और एक इसका कैसा है, ऋणात्मक। ये आपका C1, ये आपका C2, ये आपका B1 और ये आपका B2, और ये जो है इसमें इसके घूमने की दिशा को दर्शाएगा इस प्रकार से। ये इसका क्या है, घूमना है। ठीक है, और यहाँ पर हम इनको क्या कहते हैं, इन दोनों को क्या कहते हैं बताइए, क्षेत्र चुंबक। ये क्या है, कुंडली, और क्या बोलते हैं हम इसको, आर्मेचर। ठीक है, और जो आपके C1 C2 जो लिखा हुआ है, इसको हम यहाँ पर क्या बोलते हैं, इन दोनों को कम्यूटेटर। क्या बोलते हैं इसको, कम्यूटेटर, अर्थात हम इसको जो हिंदी में नाम बोलते हैं, इसको हम यहाँ पर बोलते हैं देखो विभक्त वलय या विभक्त वलय। ठीक है, अर्थात विभक्त दिक् वलय, और वहाँ हम इसको बोलते थे सर्पी वलय। वहाँ क्या बोलते हैं इसको, सर्पी वलय। और ये क्या है आपका लोड, और इसको हम इसको कहते हैं इसका चित्र। किसका चित्र, दिष्ट धारा यंत्र का चित्र। ठीक है, तो यहाँ पर हम इसके कितने भाग लिखेंगे, 4 भाग लिखेंगे। कितने भाग लिखेंगे बेटा, 4 भाग। तो एक बार आप चित्र को देख लीजिए। ये आपके 2 चुंबक हैं, इनका नाम क्या दिया है, क्षेत्र चुंबक। ABCD यहाँ पर क्या है, एक कुंडली है, या इसे क्या कहते हैं, आर्मेचर या कॉइल कहते हैं। ठीक है, इसके A सिरे को और D सिरे को किससे जोड़ा गया है, C1 व C2 से जोड़ा गया है। और इस C1 व C2 को हम क्या बोलते हैं, कम्यूटेटर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कम्यूटेटर, या हम इसको क्या बोलते हैं, दिक् वलय परिवर्तक या विभक्त वलय दिक् या बोलते हैं इसको। ठीक है, विभक्त दिक् वलय।
अब जब हम इसको विभक्त दिक् वलय को काम में लेते हैं तो यहाँ पर देखिए जो आपका ये कम्यूटेटर होता है इसके लिए C1 व C2 जो मुख्य कार्य करता है वो मुख्य कार्य यहाँ पर क्या करता है कि जो आपको हमें विद्युत धारा प्राप्त होती है, ठीक है, यांत्रिक ऊर्जा से विद्युत धारा जो हमें प्राप्त होती है वो समय के साथ में नियत रहती है और उसको समय के साथ में नियत रखने का कार्य यहाँ पर कौन करता है? कम्यूटेटर करता है। कौन करता है? कम्यूटेटर। ठीक है, तो इसके बाद में हम यहाँ पर इसको आगे चलते हैं। अब यहाँ पर इसकी जो चित्र है बनावट है, तो पहले बेटा आप ये उतार लीजिए, उसके बाद में इसका चित्र बना लें, ठीक है, और चित्र बनाने के बाद में हम इसकी बनावट को आगे पढ़ते हैं, फिर हमें इसके भाग पढ़ने हैं। ठीक है, तो आप इसको उतार लें एक बार, अर्थात इसका स्क्रीनशॉट ले लें और इसको उतार लीजिए। चित्र आपको बना लेना है। इसमें कुछ भी ऐसा अलग नहीं है, थोड़ा बहुत परिवर्तन है इसकी संरचना में या कार्यशैली में, बाकी आपको एक जैसा दिया गया है। चित्र दोनों का एक जैसा है। यहाँ C1 C2 लगाया गया है और वहाँ S1 S2 लगाए गए हैं। उन S1 S2 को हम बोलते हैं सर्पी वलय और यहाँ C1 C2 को क्या बोलते हैं? कम्यूटेटर या विभक्त दिक् वलय कहा जाता है। अब देखिए, अब हम पढ़ते हैं इसकी कितने प्रकार हैं, मतलब कितने भागों में इसको बांटा गया है वो देखिए। बनावट, DC धारा जनित्र को 4 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में बांटा गया है? 4 भागों में। और उसको भी हमने कितने भागों में बांटा था? 4 भागों में। तो यहाँ पहला वाला भाग क्या है? क्षेत्र चुंबक, और इसको हम बोलते हैं फील्ड मैग्नेट। दूसरा वाला जो भाग है वो यहाँ पर क्या है? आर्मेचर या कुंडली। ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं? आर्मेचर या कॉइल। इसका जो तीसरा वाला भाग है वो यहाँ पर क्या रखा गया है? विभक्त दिक् वलय। बस यही आपका परिवर्तन है, बाकी आपका ऐसा कैसा ही है, विभक्त दिक् वलय। और इसको हम बोलते हैं कम्यूटेटर। COMMUTATOR। इसके बाद में जो चौथा यहाँ पर नाम लिया गया है उसको हम बोलते हैं ब्रुश, BRUSH। ये इसके मुख्य भाग यहाँ पर हमने लिए हैं, अर्थात हमने इनको कितने भागों में बांट दिया? 4 भागों में। बस आपका जो ये वाला भाग है ये आपको, सॉरी ये नहीं, ये वाला भाग आपको अलग से याद रखना है। बाकी जैसा जो इसका काम वहाँ पर था वैसा ही काम इसका यहाँ पर रखा गया है। क्षेत्र चुंबक है, आपका क्षेत्र चुंबक की तरह कार्य करेगा। इसमें आपको क्षेत्र बनाएगा। इसका 2 बड़ी चुंबक है, एक अति शक्तिशाली चुंबक होती हैं ये, ठीक है, और ये 2 अति शक्तिशाली चुंबक होती हैं। ये आपकी कुंडली के लिए एक बड़ा चुंबकीय क्षेत्र पैदा करते हैं, और जो बड़ा चुंबकीय क्षेत्र पैदा करते हैं इनके जो चुंबक के सिरे कितने होते हैं? 2 होते हैं। कौन कौन से? N और S। इसके बाद में हम जब बात करते हैं दूसरे वाले भाग की, आर्मेचर, कॉइल या कुंडली, ठीक है। ABCD एक कच्चे डलवे लोहे के तार पर एक कुंडली बनाई जाती है जिसका नामकरण ABCD दिया गया है, अर्थात एक तांबे के तार से लिपटी हुई एक संरचना बनाई जाती है, उसे हम क्या बोलते हैं? कॉइल बोलते हैं। जिसका A व दूसरा किससे जोड़ा गया है? परिपथ के अगले चित्र से जोड़ा गया है। अर्थात आगे का जो हम काम में लेते हैं विभक्त दिक् वलय काम में लेते हैं, ठीक है। बस ये आपको समझना है, बाकी इसका
ऐसा ही है। अब हम लिखते हैं इसकी बनावट हम इसके प्रत्येक भाग को अलग अलग से नहीं समझेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर जो आपको दिया गया है क्षेत्र चुंबक, आपको वही लिख देना है जो हमने वहाँ लिखा है। विभक्त वलय भी आपको आर्मेचर आपको वही लिख देना है। तो यहाँ पर हम इसको कहते हैं इसकी बनावट एसी जनरेटर या प्रत्यावर्ती धारा जनित्र के समान ही होती है। इसके बाद में और क्या परिवर्तन लेंगे, यहाँ दिष्ट धारा प्राप्त होती है। वहाँ आपको धारा कैसी प्राप्त होती थी? प्रत्यावर्ती धारा प्राप्त होती थी। इसके बाद में इसमें जो संरचना में क्या दिया गया है वो हमें देखते हैं। डीसी जनित्र में सर्पी वलय के स्थान पर विभक्त दिक् वलय या कम्यूटेटर लिया जाता है, काम में लिया जाता है। अब देखिए बस यही आपको याद रखना है। वहाँ पर तो हम क्या काम में लेते थे, सर्पी वलय H1 H2 काम में लेते थे, लेकिन यहाँ पर हमने क्या लिया है, विभक्त दिक् वलय या कम्यूटेटर काम में लिया है। अब इसी के आधार पर हम इसमें कह सकते हैं कि कम्यूटेटर जो आपका दिक् वलय होता है, जिससे आपकी धारा इसमें डीसी में घूर्णन के बाद में परिवर्तन हो जाती है। अब देखिए इसी में हम आगे पढ़ते हैं। ये विभक्त दिक् वलय, ये विभक्त दिक् वलय C1 व C2 दो प्रकार के होते हैं, जिनको क्रमशः चित्र में कुंडली के ए व डी सिरे से जोड़ा गया है। देखिए यहाँ हमने ये लिखा है, जो आपके विभक्त दिक् वलय होते हैं इनको कुंडली के क्रम से C1 को A भाग से जोड़ा गया है और C2 को कुंडली के D भाग से जोड़ा गया है। बाकी इसमें ऐसा हमने कोई नया भाग नहीं लिखा है। अब यहाँ देखिए, अब इन C1 व C2 को किससे जोड़ा गया है, B1 व B2 दो ब्रशों से जोड़ा गया है। अब इसके बाद में हम यहाँ पर इसमें आगे और लिखते हैं। देखिए C1 व C2 को क्रमशः ब्रश B1 व B2
से जोड़ा गया है। ये हमने आपको इसमें बता दिया गया है कि C1 को B1 से जोड़ा गया है और C2 को B2 से जोड़ा गया है। ठीक है, इसको उतार लीजिए। पहले आप इसको एक बार उतार लें, जो चित्र में दिया गया है वही हमने आपको यहाँ लिखा गया है। एक बार आप इसको उतार लीजिए, फिर हम इसको अभी दोबारा समझा देंगे। तो इसका स्क्रीनशॉट लेकर के आप इसको उतार लें। यदि आपने प्रत्यावर्ती धारा जनित्र वाला आपने ढंग से समझ लिया है, वो आपको ढंग से समझ में आ गया है अच्छी तरीक़ा से, तो यहाँ पर आपको दिष्ट धारा जनित्र में आपको कोई परेशानी नहीं होगी। तो देखिए दोबारा से, इसके 4 भाग होते हैं। पहला भाग क्षेत्र चुंबक, ये अति शक्तिशाली होते हैं जिनके कारण कुंडली के लिए एक क्षेत्र बना, चुंबकीय क्षेत्र बनाया जाता है। इनके दूसरे होते हैं N और S। ठीक है, अब देखिए दूसरा भाग क्या है इसका, कुंडली या आर्मेचर। एक कच्चे ढलवे लोहे पर तांबे के तार से बनी हुई एक आयताकार ABCD एक कुंडली होती है तथा इस कुंडली के A व D सिरे को कम्यूटेटर C1 व कम्यूटेटर C2 से जोड़ा गया है। वहाँ किससे जोड़ते हैं हम इसको, हम सर्पी वलय से जोड़ते हैं, सर्पी वलय S1 और S2 से। लेकिन यहाँ सर्पी वलय के स्थान पर क्या लगाया गया है, कम्यूटेटर या विभक्त दिक् वलय C1 व C2 से जोड़ते हैं। अब इसमें C1 को B1 से जोड़ा गया है और C2 को B2 ब्रुश से जोड़ा गया है, वही हमने आपको इसमें दर्शाया है। इसके बाद में हम इसकी पढ़ते हैं कार्यशैली या इसकी क्रिया विधि। तो इसके लिए आप एक छोटा सा जो यहाँ पर जो बनेगा वो चित्र हम बना लेते हैं। आपने ये उतार लिया होगा, फिर हम इसको आगे की ओर चलते हैं। देखिए इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है। यदि आपको AC वाला समझ में आ गया है तो ये बहुत ही सिंपल है। चित्र भी लगभग दोनों का एक जैसा ही है, चित्र कोई अलग नहीं है। एक आपको कम्यूटेटर इसमें बदल देना है। आगे देखिए, ये जो आपको यहाँ पर इस प्रकार से ऐसे ये आपके जो कम्यूटेटर दिए गए हैं या विभक्त दिक् वलय, विभक्त दिक् वलय, और इसको हम बोलते हैं कम्यूटेटर। और इसमें हमने यहाँ पर 2 ब्रुश जोड़े गए हैं। एक ब्रुश आपका इधर इस प्रकार से ऐसे जोड़ा गया है और दूसरा ब्रुश हमने यहाँ पर इस प्रकार से ऐसे जोड़ा गया है। इसको हम बोलते हैं ब्रुश B1 और इसको हम बोलते हैं ब्रुश B2। तो ये आपका B1 धनात्मक और ये आपका B2 ऋणात्मक चित्र में दिया हुआ है। ये आपका प्लस है और ये आपका माइनस है। इसको हम बोलते हैं यहाँ पर C1 और इसको बोलते हैं C2। बस यही आपको इसमें किताब में पीछे चित्र दिया गया है और इसमें जो इसका परिवर्तन है वो घूमता रहता है। लेकिन ये समय के साथ में नियत होने के कारण यहाँ पर हमें DC धारा प्राप्त होती है। अब यहाँ पर हम लिखेंगे, देखिए अब हम पढ़ते हैं इसकी कार्यशैली। अब देखिए इसमें एक लाइन और लिख लेते हैं। कम्यूटेटर ब्रुश किसके बने होते हैं, कार्बन के। ये ब्रुश B1 व B2 कार्बन धातु के बनाए जाते हैं। किसके बनाए जाते हैं, ये कार्बन धातु के। ठीक है, जबकि B1 को धनात्मक तथा
B2 को ऋणात्मक भाग से जोड़ा गया है। ठीक है, यहाँ आपको दिख भी रहा है, ये प्लस वाला भाग है, ये माइनस वाला भाग है। प्लस वाले भाग से B1 है और माइनस वाले भाग से B2 को हमने यहाँ पर जोड़ा है। इसके बाद में हम यहाँ पर इसकी पढ़ेंगे कार्यशैली, या फिर ये इसकी कार्यविधि क्या है। तो देखिए, यहाँ इसके पढ़ते हैं कार्य प्रणाली। देखिए, सर्वप्रथम क्षेत्र चुंबक के मध्य, सर्वप्रथम क्षेत्र चुंबकों के मध्य आर्मेचर या कुंडली को रखा जाता है। किसको रखा जाता है? इन दो बड़े चुंबकों के मध्य में कुंडली को रखा जाता है। अब इस कुंडली को हम उसी प्रकार से घुमाते हैं जैसे हमने कल घुमाया था। जैसे देखिए, ये आपका एक आयताकार है, इसको ऐसे घुमाते हैं तो इसके लंबवत, और ऐसे घुमाते हैं तो इसके समांतर। या हम ये कह सकते हैं कि जैसे ये आपकी एक कुंडली है, इस प्रकार से बना हुआ है, इसको ऐसे घुमाते हैं तो ये क्षेत्र चुंबक के समांतर है, ऐसे करते हैं उसको क्षेत्र चुंबक के लंबवत है। अब देखिए, अब जब हम इसको घुमाते हैं, क्षेत्र चुंबक में रखा जाता है तथा कुंडली को घुमाने पर, अब देखिए, तथा कुंडली को घुमाने पर, कुंडली को घुमाने पर चुंबकीय क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र से पारित चुंबकीय फ्लक्स, चुंबकीय क्षेत्र से पारित चुंबकीय फ्लक्स समय परिवर्तित, अब देखिए, चुंबकीय फ्लक्स लगातार परिवर्तित होता है। ठीक है, तो परिवर्तित होता है। ठीक है, जबकि दिष्ट धारा, जबकि कुंडली में प्रवाहित धारा की दिशा एक पूर्ण चक्कर में समय के साथ अपरिवर्तित या नियत रहती है। अपरिवर्तित होती है या कैसी होती है? नियत होती है, और इसी के कारण आपको ये धारा हमें प्राप्त होती है। तो यहाँ पर देखिए, इसके बाद में हम जब यहाँ पर बात करते हैं तो देखिए, सर्वप्रथम क्षेत्र चुंबकों के मध्य आर्मेचर या कुंडली ABCD रखी जाती है, और इस कुंडली को जब हम क्षेत्र चुंबक के मध्य में फ्लक्स के पारित होने पर घुमाया जाता है तो इसमें चुंबकीय क्षेत्र पर
ये परिवर्तित होता है, जबकि कुंडली में प्रवाहित विद्युत धारा की दिशा समय के साथ नियत रहती है। अब देखिए, ये हमने इसकी क्रियाविधि यहाँ पर पढ़ लिया है। इसके बाद में हम देखते हैं, देखिए क्या करेंगे, कुंडली के ए सिरे को B1 कुंडली के ए सिरे को C1 से तथा कुंडली के डी सिरे को C2 से जोड़ा गया है। इस कुंडली को अर्धपूर्ण चक्र में घुमाने के लिए, इस कुंडली को अर्धपूर्ण चक्र में घुमाने के लिए इसमें प्रवाहित धारा की दिशा धनात्मक होती है तथा जो आपके B1 से B2 की ओर ब्रश में जुड़ती है, और इसको हम कह सकते हैं इसके शेष अर्धपूर्ण चक्र में इसकी धारा कैसी होती है, ऋणात्मक होती है। और जब आपकी धनात्मक और ऋणात्मक धारा को एक साथ हम काम में लेते हैं तो यहाँ पर इसमें समय के साथ में परिवर्तित होता है और इससे हमें दिष्ट धारा प्राप्त होती है। तो ये आपको इसमें बेटा यहाँ पर लिखना है, ठीक है। एक बार आप इसको उतार लीजिए, इसके बाद में हम यहाँ पर आगे चलेंगे। सभी उतार लें इसको, इसके बाद में हम यहाँ पर आगे देखते हैं। देखिए, ये सब भी आपने उतार लिया होगा, इसको उतार लीजिए। फिर इसके बाद में हमें आपको 2 या 3 पॉइंट और लिखाने हैं और उन 2-3 पॉइंटों को हम अभी लिखते हैं। तो उतार लीजिए पहले इसको। अब देखिए, जब ये आपने उतार लिया है या इसका स्क्रीनशॉट ले लिया है तो हम यहाँ पर आगे चलते हैं। देखिए, कुंडली के ए को C1 धनात्मक एवं D को C2 ऋणात्मक से जोड़ा गया है, जो आपको हमने चित्र में बता दिया है। ए को C1 से जोड़ा गया है जो धनात्मक है और D को C2 से जोड़ा गया है जो कैसा है, ऋणात्मक है। अब देखिए, अतः ब्रश B1 धनात्मक तथा B2 ऋणात्मक होने पर कुंडली का प्रथम आधा चक्कर, ठीक है, में C1 ऋणात्मक तथा C2 धनात्मक होता है तथा शेष
अर्धचक्र इसके विपरीत चिन्ह पर पूर्ण होता है। विपरीत चिन्ह पर क्या होता है, वो पूर्ण होता है। ठीक है। इसके बाद में हम इसको कहाँ जोड़ते हैं, ब्रोशों से जोड़ते हैं, जो हमने यहाँ पर इसको पहले लिख लिया है। अब देखिए B1 आपका सदैव कैसा होता है, धनात्मक, और B2 आपका सदैव कैसा होता है, ऋणात्मक। अब यहाँ पर लिखते हैं B1 हमेशा धनात्मक तथा B2 ऋणात्मक होता है, और एक पूर्ण चक्र होने पर धारा की दिशा नियत रहती है। ये हमने लाइन पहले भी लिख लिया है, और यहाँ पर इसकी बनावट या आपकी कार्यप्रणाली पूरी होती है, और धारा की जो आपकी दिशा है वो B1 से B2 की ओर प्रवाहित होती है। यहाँ लिखेंगे अतः धारा की दिशा B1 से B2 की ओर प्रवाहित होती है। तो यहाँ आपके स्टॉक का एंड होता है। आप इसको उतार लीजिए, फिर हम इन लाइनों को भी दोबारा से और बता देंगे। ठीक है बेटा, कुछ नहीं है, वही लिखना है। पहला पूर्ण चक्र धनात्मक है, दूसरा पूर्ण चक्र ऋणात्मक है। पहले पूर्ण चक्र में आपका C1 से C2 जाता है, और दूसरे चक्र में ये C2 से C1 आता है। ठीक है, पहले में ये C1 आपका धनात्मक, C2 आपका ऋणात्मक, और जब दूसरा चक्र होता है तो आपका C1 आपका ऋणात्मक हो जाता है और C2 आपका धनात्मक हो जाता है। और इसके लिए B1 को हमेशा धनात्मक और B2 को हमेशा ऋणात्मक लेते हैं, और इस प्रकार विद्युत धारा की दिशा नियत रहती है, और यह B1 से B2 की ओर प्रवाहित होती है। उतार लीजिए इसको। इसके बाद में आपका ये पाठ यहाँ पर ख़त्म होता है। एक आध कोई जो क्वेश्चंस रह गया है जो रहता है, बाकी मेरी नज़र में सारे क्वेश्चंस हो गए हैं, पीछे वाले भी और आपके आंकिक वाले भी। एक आध दो क्वेश्चंस हैं शायद, मुझे पता है, वो हम आपको अगली क्लास में करवा देंगे। उसके बाद में ये पाठ हमारी तरफ से ख़त्म होता है।